सोचिए आपको कोई ऐसी प्राचीन किताब मिल जाए जो सिर्फ धर्म या पूजा पाठ तक सीमित ना हो। एक ऐसी किताब जिसमें एक पूरी की पूरी सभ्यता का साइंस, टेक्नोलॉजी और व्यवहारिक ज्ञान एक ही जगह समेट कर रख दिया गया हो। आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन भारत के एक ऐसे ही हैरतअंगेज स्रोत की बात करने वाले हैं, अग्नि पुराण। इसे आप सही मायनों में प्राचीन भारत का अपना एक विशाल एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। अब पारंपरिक कथाओं के अनुसार इस ग्रंथ का नाम अग्नि पुराण इसलिए पड़ा क्योंकि माना जाता है कि ये ज्ञान स्वयं अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को सुनाया था। लेकिन जो बात इस ग्रंथ को बाकी पौराणिक कथाओं से बिल्कुल अलग लाकर खड़ी कर देती है, वो ये है कि इसमें सिर्फ देवी देवताओं की कहानियां नहीं हैं। इसमें उस समय के इंसानी ज्ञान की लगभग हर एक ब्रांच को बहुत ही बारीकी से रिकॉर्ड किया गया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इस प्राचीन ज्ञानकोश के विशाल आकार से शुरू करेंगे, इसके ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझेंगे और फिर इसके अंदर छिपे विज्ञान, युद्ध कला, वास्तुकला और कानून के उन नियमों को डिकोड करेंगे जो इसे जीवन जीने की एक परफेक्ट गाइड बनाते हैं। और हाँ, इसका आज के समय में क्या असर है, ये भी देखेंगे। चलिए, सबसे पहले इसके विशाल आकार और स्केल का थोड़ा अंदाजा लगाते हैं। जानते हैं, इस ग्रंथ को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से 383 अलग अलग अध्यायों यानी चैप्टर्स में बांटा गया है। ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, बल्कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 383 अध्यायों के भीतर 12,000 से ज्यादा श्लोक मौजूद हैं। जरा सोचिए, 12,000 श्लोक। ये भारी भरकम नंबर ही साबित कर देता है कि अपने समय में मानव ज्ञान का ये कितना बड़ा और प्रामाणिक खजाना रहा होगा। अब इसके बेस की बात करते हैं, जो आध्यात्म और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। शुरुआत में ये ग्रंथ हिंदू दर्शन के एकदम कोर कॉन्सेप्ट्स पर टिका है। इसमें आपको विष्णु जी के 10 अवतारों का पूरा डिटेल मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ ब्रह्मांड कैसे बना, प्रलय क्या है और कॉस्मिक टाइम यानी ब्रह्मांडीय समय की कैलकुलेशन का एकदम साइंटिफिक विवरण भी दिया गया है। इसके अलावा शिव शक्ति की पूजा और तांत्रिक साधनाओं का भी इसमें जिक्र है, जो इसे स्पिरिचुअली बहुत ही व्यापक बनाता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, यहीं पर आकर ये ग्रंथ एक जबरदस्त टर्न लेता है। एक तरफ आप ब्रह्मांड और आध्यात्म की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल और सांसारिक विज्ञान पर आ जाता है। यही वो कमाल का बैलेंस है जो इसे महज एक धार्मिक किताब से एक सच्चे इंसाइक्लोपीडिया में बदल देता है। तो चलिए इस इंसाइक्लोपीडिया के विज्ञान वाले हिस्से में चलते हैं, खासकर मेडिकल और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में। आपको शायद हैरानी हो कि इसमें चिकित्सा विज्ञान सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। मानव आयुर्वेद तो है ही, लेकिन इसमें बाकायदा पशु चिकित्सा यानी जानवरों के इलाज का भी बेहतरीन वर्णन है, खासकर घोड़ों और हाथियों का, जो उस जमाने में किसी भी सेना की रीढ़ हुआ करते थे। इसके अलावा ग्रहों की चाल और ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं का भी इसमें बड़ा ही डीप एनालिसिस मिलता है। विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ें तो एक पूरा समाज कैसे बनता है और उसकी रक्षा कैसे होती है, ये भी इसमें मौजूद है। उदाहरण के लिए इसमें दिया गया धनुर्वेद का हिस्सा देखिए। ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बहुत ही एडवांस्ड समझ को दिखाता है। ये महज हथियार चलाने के बारे में नहीं है, बल्कि सेना को कैसे खड़ा करना है, युद्ध की जटिल व्यूह रचनाएं कैसे बनानी है और मिलिट्री ऑपरेशंस कैसे एग्जीक्यूट करने हैं, ये सब इसमें समझाया गया है। एक तरह से ये साम्राज्य की रक्षा का पूरा मैनुअल है। रक्षा की बात हो गई, अब बात करते हैं निर्माण की। इसमें वास्तुशास्त्र के वो बारीक नियम बताए गए हैं जिनसे मजबूत किले बनाए जाते थे। इसके अलावा शानदार मंदिरों का डिजाइन, पेंटिंग के सिद्धांत और यहाँ तक के मूर्ति कला यानी आइकॉनोग्राफी के रूल्स भी इसमें बहुत क्लियरली दिए गए हैं। ये दिखाता है कि उस समय का आर्किटेक्चर कितना मजबूत और आर्टिस्टिक दोनों था। अब इमारतें बन गईं तो उन्हें चलाने के लिए कानून भी तो चाहिए, है ना? इसमें एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को चलाने के लिए एकदम परिष्कृत नियम है। राजा की ड्यूटीज क्या हैं, कूटनीति या डिप्लोमेसी कैसे काम करेगी, न्याय प्रणाली कैसी होगी और यहाँ तक कि टैक्स वसूलने की नीतियाँ क्या होंगी, ये सब इसमें बहुत ही सुलझे हुए तरीके से बताया गया है। और ज्ञान की ये खोज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पर आकर नहीं रुकती, इसमें भाषा विज्ञान को भी कवर किया गया है। काव्यशास्त्र, छंद, अलंकार और संस्कृत व्याकरण की जो बारीकियां इसमें मिलती है, उससे साबित होता है कि ये ग्रंथ अपने आप में एक पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम था।
तो इन सब बातों को मिला दें तो ये आखिर है क्या? ये एक आदर्श जीवन की मार्गदर्शिका है। बिल्कुल, अग्नि पुराण को जीवन के लिए एक मैनुअल माना जा सकता है। इसका अल्टीमेट गोल यही बताना है कि एक व्यक्ति और एक समाज को सिर्फ आध्यात्म में ही नहीं, बल्कि सांसारिक और भौतिक दुनिया में भी कैसे ग्रो करना चाहिए। ये मटेरियल सक्सेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक गजब का बैलेंस बनाता है। वैसे पारंपरिक हिंदू मान्यताओं के हिसाब से इसका धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ इस ग्रंथ को सुनने भर से इंसान के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे असीम ज्ञान मिल जाता है। ये मान्यता हमें ये बताती है कि प्राचीन समाज में इस ज्ञान के खजाने की कितनी ज्यादा इज्जत की जाती थी। तो क्या इस प्राचीन ज्ञान का असर आज भी कहीं देखने को मिलता है? चलिए इसका स्थायी प्रभाव देखते हैं। ये बात एकदम साफ है कि अग्नि पुराण ने प्राचीन भारत की शिक्षा को जो फ्रेमवर्क दिया था, उसका असर आज भी हमारी कई पारंपरिक प्रथाओं में जिंदा है। ये ज्ञान सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद होकर नहीं रह गया। आप खुद देख सकते हैं, इसमें बताई गई खेतीबाड़ी की कई तकनीकें आज भी भारत के कई ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल होती हैं। और हाँ, आज भी घर या बिल्डिंग बनाते वक्त हम जो पारंपरिक वास्तु नियम फॉलो करते हैं, वो काफी हद तक इन्हीं प्राचीन पन्नों से आते हैं। मतलब ये ज्ञान आज भी हमारे आसपास सांस ले रहा है। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर प्राचीन काल का सिर्फ एक ग्रंथ पूरा ब्रह्मांड, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और कानून अपने अंदर समेटे हुए हो सकता है, तो ऐसे और कितने पारंपरिक ज्ञान के खजाने होंगे जिन्हें वापस दुनिया के सामने लाना अभी बाकी है। शायद अतीत का बहुत सारा ज्ञान आज भी हमारे भविष्य का रास्ता दिखाने का इंतजार कर रहा है। सोचने वाली बात है ना?